अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। जिस तरह से आपने दोस्तों हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज हमारे साथ यहाँ पर संतलाल चावरिया जी एक विंडो पर मौजूद है, दूसरी विंडो पे राजकुमार धिगाल साहब है, तीसरी विंडो पे आरबी उटवाल जी और चौथी विंडो पे परवीन कुमार चड्ढा जी। और आज एक नया जो आपने देख रहे होंगे उसमें हमारी स्क्रीन पर रमन वाल्मीकि जी की जो डेथ हुई है अभी, उनकी भी फोटो लगी है और साथ में एक शख्स और भी हैं जो उनके जीजा हैं। आज तफसीर जानेंगे रमन वाल्मीकि जी की जो मृत्यु हुई है वो किस तरह से हुई है और ये अपनी क्या बात रखना चाहते हैं समस्त वाल्मीकि समाज पर पूरे देश के सामने। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार जी। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका रमन वाल्मीकि जी से क्या रिश्ता है और क्या समस्या ऐसी पैदा हो गई जो आपने मीडिया से कांटेक्ट किया है, बाकी जितने दिल्ली के बड़े बड़े नेता हैं सबसे कांटेक्ट किया है, क्या वजह है? सर वजह ये है कि मैं हूँ पहले वीरेंद्र कुमार। सर मेरा है सारा ये मेरी बुआ है, इनकी जो मदर है जी राकेश रानी। सर ये मंगलवार 23-4 तारीख को सर रमन कुमार वाल्मीकि जेल में जाते हैं जी। किस वजह से? 25 सर ये एक लड़ाई का झगड़ा हुआ था होली पे। मतलब आपसे विवाद था वो? आपसे विवाद? हाँ जी, आपसे बात जी। आगे बताएं, आगे। सर ये 25 तारीख को घर पर फोन आता है राकेश रानी मेरी बुआ के पास। आता है, बेटे को बोलते कि दौरा पड़ा है जेल में। सर हम वो पुलिस वाले बोलते हैं उनको ट्रॉमा सेंटर लेके जा रहे हैं। तो सर रमन के पिता राजेंद्र वाल्मीकि के साथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं रमन कुमार को मृत पाते हैं जी। अच्छा सर 23 तारीख को जाकर 25 तारीख को फोन आता है। सर देखे 2-3 दिन बीच में ही जेल में रमन कुमार को क्या होता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सर, कोई कुछ नहीं। जो जेल के अंदर भी सर मेडिसिन वगैरह डॉक्टर वगैरह होते हैं तो अंदर कोई इलाज नहीं चलता। इसमें क्या प्रशासन की जो पुलिस है जितने भी सब मिले हुए हैं सर इसमें, ये उन्हीं की कस्टडी में हुआ है सर। बिल्कुल, जो भी उसकी सच्चाई होगी जाननी चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, रमन वाल्मीकि जी क्या काम करते थे? सर ये पॉलिटिशियन लाइन में थे। ठीक ठीक, बिल्कुल। आम पब्लिक की सेवा करते थे सर। जी 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 जी, छोटे समाज की सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने मेहमानों के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं संतलाल चावरिया जी के पास आना चाहूंगा। चावरिया जी, जिस तरह से सुना वाल्मीकि समाज का एक बेटा फिर से शहीद हो गया, क्या क्या कहें? सर ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये सब समाचार हमने सुना है और पेपर भी देखा है, लाइव भी देख रहे हैं, लोगों के बयान भी आ रहे हैं इसमें। और एक ही बहुत ही होनहार नौजवान जो है इस तरह से एक संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर जेल में, जिस तरह से उसको जेल में भेजा जाता है और जेल में भेजने के बाद जिस तरह से परिस्थितियों में मौत हुई है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जेल प्रशासन के लिए भी, हरियाणा सरकार के लिए भी। और बड़े दुखद बात है कि इतना शोरगुल, इतना हंगामा होने के बाद भी हरियाणा सरकार की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से, न पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जायज बयान नहीं आया कि इस मामले की इंक्वायरी होगी नहीं होगी। तो इस तरह से इसको दबाने का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है वाल्मीकि समाज के। जो जिस तरह से नौजवानों को मारा जाता है, जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में ये डेथ हुई है, मैं पुरजोर मांग करता हूँ फिर चैनल के माध्यम से हरियाणा के सीएम खट्टर साहब से कि वो इस मामले में अपना ध्यान दें और इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच का ऑर्डर करें। साथ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसका दोषी है। वहाँ पर जो भी जेलर है, जो भी पुलिसकर्मी है, जिन्होंने या थाने का इंचार्ज जो भी इसको जेल में ले जाया गया है, इस पूरे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और फिलहाल जो अभी समाज का जो रोष है, समाज के अंदर बहुत गुस्सा है। यदि ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना जैसी महामारी का हम सामना नहीं कर रहे होते, तो मैं समझता हूँ कि लाखों लोग हरियाणा में पहुंच गए होते और इसका अभी तक हरियाणा सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा एक रोष प्रदर्शन भी हो गया होता और इसकी जांच के लिए मांग उठ चुकी है। मांग तो उठ रही है। हमने देखा है कि फेसबुक के माध्यम से समाज में काफी गुस्सा है और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, ट्रेड यूनियन के लोग हैं या संगठनों के लोग हैं या जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सबको इस मसले पर एकजुट होकर अपनी एक कमेटी बनानी चाहिए और एक अल्टीमेटम जो है ना ऑनलाइन भी राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सीएम को, वहाँ के राज्यपाल को और वहाँ के जो वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पर एक हमें एक ग्रुप बनाकर एक रिटेड डायल अब ऑनलाइन हो सकती है, इसको हमें करना चाहिए। इसमें कोई समझदार लोग हमारे समाज में बहुत सारे एडवोकेट हैं, उनको हम हायर कर सकते हैं और एक इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे समाज को, हमारे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। चावरिया साहब, उटवाल जी के पास चलेंगे एक बार। उटवाल जी, क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे अपनी? देखिए, ऐसा ही कांड, एक गुहाना कांड हुआ था। लारा हमारे समाज का शेर था, तो उनके साथ भी यही घटना घटी
तो कहीं ना कहीं हमें इस भारत के अंदर मनोवादियों की सोची समझी साजिश नजर आती है कि इन दलितों पर अत्याचार करो और अपना काम पूरा करो। तो रमन वाल्मीकि जो हमारे शेर दिल थे, शेर जवान थे, अगर उनको कहीं ऐसा आशंका है कि जेल में उनके अभद्र व्यवहार किया गया है, तो मैं हरियाणा सरकार से गुहार करूंगा कि वो अपनी सीबीआई जांच कराएं और दोषी है तो उसको सजा दिलवाएं। बिल्कुल। प्रवीण कुमार चड्ढा साहब है यहाँ पर। चड्ढा साहब, आपने सारी बात सुनी, क्या बात रखेंगे अपनी? देखिए, ये प्रशासन की सरासर गलती है। प्रशासन के जेलर ने इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण क्या है? शेट्टी साहब, आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश से बच्चा मारा गया है और ये कतई नहीं माना जाएगा कि उसके पेट में दर्द हो गया। इससे मैं सीबीआई की जांच करवाऊंगा और सीबीआई की हम मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो, उसमें जो जेलर पाते हैं दोषी उनको उम्र कैद की सजा दी जाए और अमन वाल्मीकि जी को 1 करोड़ रमन वाल्मीकि को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए उसको, और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। बिल्कुल। उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, मैंने देखा है मीडिया में, मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया से भी पता प्राप्त किया है मैंने उसके बारे में। तो भाई जी, मैं चाहता हूं कि उसको परिवार को इंसाफ मिले। एक परिवार दलित को मिलेगा तो पूरे वाल्मीकि समाज को एक इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। राजकुमार दिगान साहब है यहाँ पे। दिगान साहब, आपने तीनों मेहमानों की बात सुनी, क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? जी सैफी जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो समाज पर चिंतन मंथन है उसकी आवाज अपने चैनल के माध्यम से उठाई जी। और जो इस ग्रुप में मौजूद है मेरे सभी साथी, मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन करके उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो आपने बताया कि रमन वाल्मीकि जी ने, जिसके विषय पे हम बात कर रहे हैं, रमन वाल्मीकि जी के विषय पे, तो मामला जब हमने न्यूज़पेपर में देखा तो उसमें साफ तौर पर लिखा होता उनको फूड पॉइजनिंग हुआ जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, फूड पॉइजनिंग इतना बड़ा कोई भी केस नहीं होता, कोई भी इतनी बड़ी डिशेज नहीं है। फूड पॉइजनिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी भी गलत चीज के खाने से पेट में लूज मोशन हो जाना, डायरिया हो जाना। और डायरिया को इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, 2 से 3 दिन के अंदर 24 आवर्स में जब कोई सॉलिड एंटीबायोटिक हम खाते हैं, जैसे कोई भी इंजेक्शंस लेते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन जब मामला आया फूड पॉइजनिंग, तो कहीं ना कहीं सरासर ये एक मर्डर कहूंगा मैं तो इसको, कि जेल की एक सोची समझी प्लानिंग है। उस प्रशासन की ये सोची समझी प्लानिंग है। जो हरियाणा की जो जेल है, उसके जेलर का जो मामला मैंने सुना और जो स्टेटमेंट आया, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो मृत्यु हुई है रमन वाल्मीकि जी की, ये एक फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। जी। लेकिन उनके परिजनों का क्या कहना है, आपने वो भी सुना है? हाँ, फूड पॉइजनिंग कोई बड़ा मामला नहीं होता है, इसमें 36 घंटे के अंदर आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन इसको हम ये समझें कि ये एक डेथ है, और डेथ जो की गई है सोची समझी प्लानिंग से की गई है। क्योंकि रमन वाल्मीकि एक बच्चा जो वाल्मीकि समाज का था, दलित समाज का था, कहीं ना कहीं उसको उस दृष्टिकोण से भी देखा गया है। यदि यही मृत्यु किसी गैर समाज की या किसी सौर समाज की होती है, तो मैं समझता हूँ वो इस लॉकडाउन की परवाह ना करके सड़कों पर होते, बस तोड़ते। क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा में, आपने देखा होगा आरक्षण को लेकर वह बड़े बड़े रेस्टोरेंट तोड़े गए, बड़े बड़े म्यूजियम्स तोड़े गए, बड़ी बड़ी बसों को आग लगा दी गई, यहाँ तक कि सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें भी आग लगा दी गई। हालांकि मामला ये भी था कि भाई वो उस जाति धर्म से हैं, जहाँ प्रशासनिक लोग उनके हैं, पुलिस अपनी है, राजनेता उनके अपने हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे जो मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, माननीय चावरिया साहब मौजूद हैं, आरबी उटवाल जी मौजूद हैं, और प्रवीण चड्ढा जी मौजूद हैं। ये सारी वो क्रीम है दिल्ली की, ये वो लोग हैं जो निगम कर्मचारियों के लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन आज हमारे अस्तित्व का, आज हमारे एक वर्चस्व का सवाल है। जो वाल्मीकि वीर शेर जिसकी मृत्यु की गई है, हमें उसके लिए सड़क पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। मैं संतलाल चावरिया जी की बात से मुखातिब हूँ और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि यदि हम
वो रिट पिटीशन दाखिल करें, क्योंकि आज सब मामले ऑनलाइन हैं और हमारे समाज में भी बहुत वरिष्ठ वकील है, बड़े काबिल एडवोकेट हैं, तो हमें उनसे सलाह मशवरा करके। बिल्कुल बिल्कुल दिगान साहब आपको रोकना चाहूंगा, एक बार वीरेंद्र जी के पास दोबारा चलेंगे। वीरेंद्र जी, सहमत है सभी प्रतिनिधियों की बात से? हाँ जी सर। क्या आप और क्या चाहते हैं उसमें कि किस तरह की कार्रवाई हो, आपसे भी जानना चाहते हैं। सर जैसे मैं सुन रहा हूँ कि जैसे सर ने कहा है कि भाई फूड पॉइजनिंग है, सर मैं चाहता हूँ कि क्या कल रमन के लिए अलग खाना बनाया फूड पॉइजनिंग के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट है आपकी बात का। सर जितने भी जेल में है क्या बस कल उसी को फूड पॉइजनिंग? सर किसी जितने मुजरिम है किसी को नहीं हुआ सर फूड पॉइजनिंग? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में दम है और आपकी बात जो है आज पूरा देश इस टाइम सुन रहा है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से सारे देश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि एक बेकसूर को अगर उसके साथ ये मामला हुआ है इस तरह का, जिस तरह से आप परिजन बता रहे हैं, तो उस पर हम कड़ी निंदा जताते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, और जो भी उसमें लीगल कार्रवाई है उसकी मांग करते हैं। तो वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम पर आए, सभी मेहमानों ने आपकी बात सुनी और अपनी अपनी राय रखी, तो आपको बिल्कुल हम दोबारा जो भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा याद करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी दोस्तों बहुत जरूरी बात है, आपने जिस तरह से सुना होगा कि निगम कर्मचारियों तो अभी तक लगभग ये लॉकडाउन का तीसरा चरण जो है शुरू हो गया है, 3.0 जिसको नाम दिया गया है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसका तीसरा चरण शुरू हो गया है। और आपने देखा होगा निगम कर्मचारियों तक अभी भी कोई भी उपकरण सुविधाएं किसी भी तरह की अभी तक उनको मुहैया नहीं कराई गई हैं। लगातार कोरोना से ग्रस्त कर्मचारियों के मामले सामने आ रहे हैं और उनसे लोग संक्रमण की मात्रा के नीचे आते जा रहे हैं दिन पर दिन। प्रशासन बिल्कुल इससे लापरवाही दिखाते हुए, तो इसलिए आज अपने मेहमानों से बात करेंगे। चवरिया जी आपसे बहुत जरूरी बात यहाँ पर जानना चाहेंगे। जी। सवाल आज पूछना इसलिए भी शायद लाजमी है, अभी तक इसलिए नहीं पूछा गया था क्योंकि आप जब चेयरमैन थे तो जब वो पद जो है रिक्त हुआ तो अभी तक उस पर किसी की भी पूर्ति नहीं की थी किसी ने भी उस पर बैठकर। लेकिन अभी निगम कर्मचारियों के बीच के बहुत बड़े नेता संजय गहलोत जी, कर्मचारी माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं उनको, आज वो उस चेयरमैन पद के ग्रहण करके चेयरमैन बन चुके हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के। आपसे मैं जानना चाहता हूं निगम कर्मचारियों को जो आज तीसरे चरण तक भी अभी तक कोई उपकरण कोई सुविधा कोरोना से नहीं मिली, जबकि 2 कर्मचारियों की मृत्यु भी उससे हो चुकी है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, उनके परिवारजनों को अभी तक कोई नौकरी की बात नहीं हुई, क्या अब लग रहा है ऐसा कि जब निगम कर्मचारियों के बीच का अपना नेता जब चेयरमैन बन गया है तो अब क्या कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई संजय गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के मानद पद पर नियुक्त हुए हैं, उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि वाकई वो यूनियन से जुड़े हुए एक अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे नौजवान हैं और काफी अच्छा संघर्ष उन्होंने किया है और संघर्ष करते हुए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनको बधाई के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज उनको ये पद मिला है और आज की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियों के अनुसार उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि सफाई कर्मचारी के लिए वो तुरंत प्रभाव से जल्दी दिल्ली सरकार की तरफ से जो सबसे पहला कदम बनता है, जो मैं आज देख रहा हूँ, जो आपने भी कहा कि लॉकडाउन में वैश्विक महामारी के अंदर हमारे कर्मचारियों को पीपीई की किट नहीं दी गई, कोई भी मतलब उपकरण नहीं दिए जा रहे ठीक तरीके से, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से ही हर तरह का दावा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एक बात यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे आपको चावरिया जी, कल जो है नंद किशोर डिलोर जी ने, दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर डिलोर जी ने अपने संगठन के माध्यम से पीपीई किट जो 210 वार्ड के कर्मचारियों को बांटी है। ये हमने स्वयं देखा है, हमने प्रोग्राम भी चलाया है इसको लेकर। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नहीं है कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो निगम कर्मचारी यूनियन नेता कर रहे हैं। हमारे साथी, हमारे समाज के लोग इंडिविजुअल तौर पर या संगठन के आधार पर आज जगह जगह आप देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर वो खाना भी बांट रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, उनको मास्क भी दे रहे हैं और जितने भी उपकरण है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। ऊटवाल जी ने भी जो है काफी सैकड़ों लोगों को मास्क बांटे अपनी यूनियन में, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। इसी से ही साफ क्लियर नजर आता है कि सरकार से फेलियर है, तो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। जो चीजें बताई जा रही है, 65,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने अभी मनीष सिसोदिया जी ने निकाला, उसमें वो पूरा का पूरा बजट उन्होंने हेल्थ को और एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया।
कहीं भी सफाई कर्मचारी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से अभी स्वास्थ्य डॉक्टरों के लिए, पुलिस के लिए 1 करोड़ के बीमे की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं पर भी उसी पे आ रहा हूँ सर। मैं अभी मैंने एक साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर का वीडियो सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला उसमें कहीं भी उन्होंने निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से जो 1 करोड़ की राशि हमारे कर्मचारी के मरने पर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। लिहाजा साउथ एमसीडी ने प्रस्ताव पास करके एक ऑर्डर निकाला कि साउथ एमसीडी जो हमारा विनोद कर्मचारी मरा लाजपत नगर में, विनोद हल्ला, उसको वो 10 लाख रुपए देंगे, साथ में उसके परिवार को नौकरी का सहारा देंगे और जो इलाज का जो भी खर्चा है वो सारा एसडीएमसी देगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जिस पर बहुत सारी टिप्पणियां आई थी फेसबुक के ऊपर। मैंने लिखा था कि दिल्ली सरकार की कथनी और कथनी करने का फर्क अब ये साफ क्लियर हो गया। तो आज की डेट में संजय गहलोत जी वहाँ पर आए हैं, मैं उनको बधाई दे चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा परमानेंट आदमी आया है तो उसको तुरंत सबसे पहला जो उसका काम बनता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले, राजेंद्र प्रसाद गौतम से मिले, सारी सरकार से मिलकर सबसे पहले इस चीज को पूरा करे, क्योंकि सफाई कर्मचारी पूरा देश देख रहा है कि सफाई कर्मचारी को जिस तरह से आज सम्मान मिला है, उनका फूलों से स्वागत किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की कि भी इसमें सफाई कर्मचारी का उन्होंने नाम भी लिया पहले। लेकिन उसमें आज की डेट में वो ऑर्डर के अंदर बड़ी चालाकी से दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को अपना कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। तो एक बड़ी विडंबना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी चौधरी साहब बात बहुत बड़ी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक बार हम ऊंटवाल जी के पास चलेंगे। ऊंटवाल जी, जिस तरह से आपने मास्क बांटे अपनी यूनियन के माध्यम से, क्या प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है ये? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर समय रहते अगर ये पीपीआई किट दे देते तो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन संक्रमित नहीं होते। जी जी जी। और जहाँ तक जैसे अभी मैं पूर्व चेयरमैन साहब के बात सुन रहा था, तो देखिए मैं अपनी बातों में बताना चाहता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, अगर विनोद हरलाल को 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 50 लाख नहीं देती है तो मैं आरबी ऊंटवाल आंदोलन करूंगा और भारी पैमाने पर आंदोलन होगा। पूरे भारतवर्ष के सफाई कर्मचारी हमारा समर्थन रहेगा। ऊंटवाल जी, आपको हमारा समर्थन रहेगा, अखिल भारतीय श्रमिक संघ का पूरा समर्थन रहेगा दिल्ली से। जी जी जी। ऊंटवाल जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। एक बार परवीन कुमार चड्ढा साहब के पास चलेंगे। चड्ढा साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है, जिस तरह से अभी तक कर्मचारियों को कोई उपकरण नहीं मिला है और कर्मचारी कहीं ना कहीं संक्रमण की रेखा के नीचे है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जरूरी सफाई का काम करता है पूरे देश को स्वच्छ रखने के लिए। आप जिस तरह से निगम कर्मचारी वर्ग के एक बहुत बड़े नामचीन नेता है, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। अब संजय गहलोत जी जब चेयरमैन बन गए, निगम कर्मचारियों के बीच एक बहुत बड़ा नाम है संजय गहलोत, अगर वो चेयरमैन बनने के बाद क्या अब कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? मैं परवीन कुमार चड्ढा, शेट्टी साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये तो संजय गहलोत को जो बनाया गया है, दूसरी बात ये है कि सफाई कर्मचारियों के साथ छलावा हमेशा होता आया है और हमेशा हो। अभी भी देख लो, 2 भाई मारे गए, गुजर गए, शहीद हो गई हमारे। और सफाई कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने, अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि 1-1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी। उसने तो दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मुक्ति कर दी, उसमें कर दिया उसमें। और ये कारण क्या है? ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारा, जो हम समाज के इसमें जन्म लिया और हम सफाई का काम करते हैं। हम जो सफाई का काम इसलिए करते हैं, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और हमारे को सुविधा नहीं मिलती। जो ये कोठिया बंगले अफसरों की बने हुए ना, ये हमारे वजह से है। जो कर्मचारी वहाँ पे मेहनत करता है, आज इसी मारा मारी में अपने हाथ से, अपने पैसे से नेता खाना खिला रहे हैं, कोई ग्लोव्स दिला रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, अपने पैसे से है। प्रशासन की कोई भी ऐसी सुविधा हमारे को ना तो दिल्ली सरकार ने दी और ना केंद्र सरकार ने दी और ना हमारे निगम ने दी। बिल्कुल। हमारे सभी भाइयों ने अपने पैसे से, सब ने अपने अपने पैसे से अपनी तनख्वाह का वेट किया, 2-2 महीने में या 3-3 महीने में तनख्वाही, मगर किसी ने भी हमारे को एक कहते हैं ना साबुन की बत्ती होती है 10 रुपए 20 रुपए वाली, वो भी हाथ धोने के लिए नहीं दी किसी प्रशासन ने। और दी हो तो भाई जी, आप कहीं भी मीडिया के माध्यम से कहता हूँ
पूरी दिल्ली के अंदर आवाज। साहब, आपकी एक बात का खंडन करते हुए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और दोबारा मैं आपसे यही सवाल करूंगा। आपने एक लाइन जो बोली उसका मैं खंडन करता हूं। आपने कहा, इसलिए कहा गलत बनाया क्योंकि आज के टाइम मजदूर का वो नेता था, उसने मजदूरों के साथ रहना चाहिए था। पहले तो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन बने, इसका मतलब मजदूरों के साथ ही है। नहीं, देखो सफाई कर्मचारियों के है, मानता हूँ, क्योंकि अभी कारण कई थे, अभी नहीं बनना चाहिए तो उसमें मैं भी कहता हूँ। चलिए, आपका बिल्कुल ये अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। राजकुमार दिगान साहब के पास चलेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे एक बार हम। दिगान साहब, जिस तरह से आपने तीनों मेहमानों की बात हमारी सुनी और वीरेंद्र जी को आपने बहुत एक संतुष्टि वाला जवाब दिया, उसी तरह से मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, जिस तरह से कर्मचारियों को अभी तक कोई सुविधा, कोई उपकरण नहीं मिल पाए, अब निगम कर्मचारियों के बीच के संजय गहलोत जी आज चेयरमैन पद पर विराजमान है, क्या अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद है कर्मचारियों को? सर्वप्रथम मैं संजय गहलोत जी को बधाई देता हूं इस मुकद्दस ओहदे के लिए, और आज वाल्मीकि समाज बड़ी उम्मीद की निगाह से उनकी ओर देख रहा है, बड़ी आशा की ओर उनकी तरफ देख रहा है। तो मैं बधाई के साथ साथ एक बात और कहूंगा कि दिल्ली सरकार ने जो जिम्मेदारी संजय गहलोत जी को दी है, आज समाज उनसे पहले तो उम्मीद रखता था, अब और ज्यादा उम्मीद रखता है। जी जी बिल्कुल। और मेरा इस पर्सनल मेरा व्यू भी है इसमें कि जैसे जो कर्मचारी नियमितीकरण जिनका होना चाहिए, अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, जैसे कि जिनका जो कर्मचारी 2003 से व 2004 से जिनको रेगुलाइज माना है, उनके एरियर की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अब उनके हाथ में एक जुडिशियल पावर है। सबसे पहले हमारे ट्रेड यूनियंस का जो एक नेता होता है, केवल उसका एक कार्य होता है कि भाई धरने करना, प्रदर्शन करना, स्लो टू डाउन स्ट्राइक करना, यानी हमारे हाथ में सिर्फ ये होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक चीज है और जब डेमोक्रेसी होती है तो हमारे हाथ में आंदोलन और भूख हड़ताली होती है। जी जी। लेकिन आज उनके हाथ में सरकार द्वारा जो एक पावर है, जिसे हम जुडिशियल पावर कह सकते हैं, जी जी, आज उनके हाथ में वो आधिकारिक क्षेत्र है कि वो कुछ भी करा सकते हैं कर्मचारियों का जो भी भला है। अब इस पूर्व चेयरमैन संतलाल चावरे जी ने निगम कर्मचारियों के लिए बहुत सारे काम किए और सरकार में रहते हुए भी बहुत सारे आंदोलन किए, सरकार के खिलाफ भी किए। तो मैं समझता हूं कि जहां समाज की बात आती है तो हमें राजनीतिक पहलू को ना देखते हुए, पार्टी पॉलिटिक्स को ना देखते हुए समाज की बात पहले करनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन का एक नेता होता है, बड़ा मजाए नेता होता है। एक ट्रेड यूनियन जो है नेतागिरी की एक विलक्षण पाठशाला है। जी बिल्कुल। और इस पाठशाला में जो भी निपुण होके आता है, मैं समझता हूँ उसको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि मैं एक बात और कहूंगा, संजय गहलोत जी मेरे भाई हैं, कि जहां समाज की बात आए, जहां कौम की बात आए, सर्वोपरि कौम को रखना, ना कि किसी राजनीतिक पहलू को। जी बिल्कुल। दूसरी बात, आपने कहा कि जो कोरोना वायरस को लेकर जो हमें जो चीजें सुसज्जित तरीके से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो देखिए, ये जो सैनिटाइजर की बात है या मास्क की बात है, ये जो चीजें हैं, ये इनकी जो वैल्यू है हालांकि 30 से 40 रुपए है, दोनों चीजों की 30 से 40 रुपए है। जब सैनिटाइजर मार्केट में आया था 100 रुपए का बिका। आज सैनिटाइजर कूड़े के भाव बिक रहा है, 20 रुपए का भी मिल रहा है, 30 रुपए का भी मिल रहा है। हमें इसकी बात नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा लीक से हट के बात कर रहा हूँ। हमें PPE किट की बात करनी चाहिए, जो कि हमारे पैर को भी सेफ रखता है, हमारे हाथ को भी सेफ रखता है, हमारे मुंह को भी सेफ रखता है, हमारे कान को भी, अपने नाक को भी सेफ रखता है। तो PPE किट हमें चाहिए, मत तो हमें सैनिटाइजर सरकार ना दे, हमें मास्क ना दे, हमें ग्लव्स, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि PPE किट हमें मिल जाती है तो फिर गुंजाइश कहीं ना कहीं नहीं रहती। लेकिन दुख का विषय सैफी जी, एक विलक्षण ये भी है कि जो एरिया रेड जोन में आ गए हैं, जी, जहां कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे केसेस पाए गए, वहां भी कर्मचारी बगैर किसी सुख सुविधा के वहां जा रहा है। और दुख इस बात का है कि ऐसा ना हो कि आज पूरे वर्ल्ड में ये मामला त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन दिल्ली में भी 3 कर्मचारी इससे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें कि दो की डेथ हो चुकी है और एक अभी क्वारंटाइन है। जी जी। तो हमें इस बात को भी देखना है, हमें बाढ़ आने से पहले पुल बांधने पड़ेंगे, और जब तक ये पुल बंधेंगे ऐसा देर ना हो जाए। जी बिल्कुल। प्रोग्राम का आखिरी समय है दिगान साहब, 1-30 सेकंड सबके पास चलेंगे। सबसे पहले चावरे जी आपके पास आएंगे, 30 सेकंड आपके पास, क्या बात रखना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब सबसे बड़ी बात है कि अभी दिगान साहब ने कहा कि बहुत सारे जिले जो हैं वो रेड जोन में आ गए हैं जी,
और रेड जोन में काम करने से पीपीई किट के बगैर तो हमारे कर्मचारी को काम करना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को, तमाम यूनियन लीडर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बगैर पीपीई किट के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आ गया है इसमें। जी बिल्कुल हाई कोर्ट की गाइडलाइन आ गई, एक ऑर्डर के रूप में आ गई है कि बगैर पीपीई किट के सफाई कर्मचारी को कहीं पर काम पे नहीं लगाना है। तो ये चीज को देखते हमारे सभी लीडर भाइयों को एक प्रचार करना है, और मैं तो कहता हूँ कि एक ऐलान ओपन हो जाना चाहिए कि बगैर पीपीई किट के कोई सफाई कर्मचारी कहीं पर काम नहीं करे। ऊटवाल जी आपके पास आएंगे। ऊटवाल जी कार्रवाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 30 सेकंड है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और सरकार का ऑर्डर है, पीपीई किट के बगैर सफाई कर्मचारी को काम करने से बंद कर देना चाहिए, मना करना चाहिए। ऊटवाल जी बिल्कुल चावरिया जी, ऊटवाल जी 30 सेकंड है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ साहब, पहली बात तो रमन हमारे शेर दिल की बात चल रही थी जी, तो मैं उसको आगे करूंगा पहले, क्योंकि रमन के लिए आज चर्चा चली है जी। तो रमन वाल्मीकि शेर दिल रहे हैं, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम जो भी प्रयास हो सकता है वो करेंगे, और हरियाणा सरकार से गुहार भी कर दी हमने। उसके अलावा जैसे पूरे भारतवर्ष के सफाई कर्मचारियों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि अगर आपको कोई भी सुविधा उपकरण नहीं मिलता है तो आप काम ना करें, क्योंकि हम स्लम में रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, पिंडे में रहते हैं। हमको कोठी में रहते हैं कि गाड़ी के अंदर और खत्म। हमारे एक परिवार के सफाई कर्मचारी को अगर हो जाता है, जैसे धारावाही में हुआ है, तो उसमें क्या होता है, हम बेड़े में रहते हैं, उसमें संग्रामित लोग, पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारे परिवारों का। बिल्कुल ऊटवाल जी, बहुत अहम जानकारी। चड्ढा साहब आपके पास आऊंगा, 30 सेकंड है, बताइए क्या बात रखना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पहले अपने भाई मन की बात करेंगे, रमन वाल्मीकि, हाँ रमन वाल्मीकि की बात करेंगे, जो हमारे भाई को जो जहरी बोलेंगे, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके खाने में जहर मिला के उस प्रशासन की हम मांग करते हैं, उस प्रशासन को सस्पेंड करा जाए और उस प्रशासन को उम्र कैद होनी चाहिए। जी बिल्कुल। दिगांत साहब आपके पास आऊंगा मैं लास्ट में, प्रोग्राम का आखिरी चरण है, प्रोग्राम की समाप्ति है। दिगांत साहब क्या बात रखना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें संदेश नहीं दूंगा जी, मैं इसमें संदेश नहीं दूंगा जी। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरे शहीद भाई, उनकी शहादत पर आंसू बहाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ अब काम करने का मौका है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हरदन हल्ली डोडा गोड़ा देवगौड़ा जी ने अपने पोते की शादी की, जिसमें कि 600 आदमी थे, और ऐसे लॉकडाउन में एन करुणानिधि के बेटे से। तो मैं जानना चाहता हूँ, हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के बच्चे की डेथ हुई है, क्या हम खट्टर सरकार पर धावा नहीं बोल सकते? क्या हम आंदोलन नहीं कर सकते? माना कि 600 आदमी ना जाएं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और 300 आदमी कम से कम हमें हरियाणा में जाने चाहिए, हमारे अपने लोग, और खट्टर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी बात दिगांत साहब ने कही, हमारे चावरिया साहब ने कही, ऊटवाल जी ने कही, चड्ढा साहब ने कही, दिगांत साहब ने बहुत ही एक दमदार बात, सभी वाल्मीकि समाज को एक करने वाली बात कही, और ये दिखाने, अपने बातों में ये दर्शाने की कोशिश की कि वाल्मीकि समाज की जो शक्ति है वो एक है और हमेशा एक रहेगी। तो दोस्तों, ये वो सारी बात थी जो हमने पूरी ईमानदारी तक आप तक पहुंचाई है। अगले मुद्दे के साथ, अपनी बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय